बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समर 2007 के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखें, ये कहता है कि लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्मूथ वाटर में बी डिस्क्राइब्ड एज अ पोलराइज्ड ट्रांसवर्स वेव। लाइट जब एक स्मूथ वाटर से होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती आती है तो वो पोलराइज्ड ट्रांसवर्स वेव होती है। अब ये कहता है बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन व्हाट्स मीन बाय अ ट्रांसवर्स वेव। अब आप इसमें देखिए ट्रांसवर्स वेव को लिखाना है, लेकिन आपने इसमें प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी का लफ्ज़ ज़रूर इस तरीके से इस्तेमाल करना है, वरना एक्सल मार्क नहीं देगा। अब ट्रांसवर्स वेव में ये होता है कि वाइब्रेशन और ओसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स और टू फील्ड्स। देखिए, कभी पार्टिकल्स होते हैं, कभी दो फील्ड्स होती हैं, टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। मस्ट बी नॉर्मल और परपेंडिकुलर, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन of propagation of wave, direction of propagation of energy, यानी जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है, बेसिकली वो डायरेक्शन ऑफ वेव भी होता है, लेकिन एनर्जी कहेंगे आप। तो ये यानी वाइब्रेशन या ओसिलेशन परपेंडिकुलर हो। ये मैं अपने लेक्चर्स में पहले ही समझा चुका हूँ। अच्छा, पोलराइजेशन आपके कोर्स पे नहीं है, लेकिन बेसिकली पोलराइजेशन होती ये है कि वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर मीडियम और टू मीडिया इज ओनली इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में होती है, बाकी दूसरे डायरेक्शन को रोक दिया जाता है, तो ऐसे अमल को पोलराइजेशन कहते हैं। वैसे आपके कोर्स पे भी नहीं रहा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, ये कहता है कि अ ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, एक ग्लास ट्यूब है, इधर एक साइड से क्लोज है, इधर क्लोज्ड एट वन एंड, हैज़ फाइन डस्ट स्प्रिंकल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। इसमें डस्ट जो है लेंथ के साथ इस तरह बनी हुई है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि अ साउंड सोर्स इज प्लेस्ड नियर द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब। इधर साउंड सोर्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, इधर रखा हुआ है, जो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, एज शोन फिगर 5.1। जो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द सोर्स इज वेरीड, फ्रीक्वेंसी वेरी की जा रही है, एंड एट वन फ्रीक्वेंसी द डस्ट फॉर्म स्मॉलर हीप्स इन द ट्यूब। ये हीप बनते हैं डस्ट के इस तरीके से। एक्सप्लेन रेफरेंस टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स वाया द हीप्स ऑफ डस्ट आर फॉर्म। सारी बातें ये स्टेशनरी वेव्स हैं। स्टेशनरी वेव्स हैं कि साउंड वेव्स इधर से जाके इधर इसके साथ क्लोज एंड के साथ टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो ये हमारे स्टेशनरी वेव्स बनते हैं। लेकिन जो बच्चों के साथ मसला ये आता है कि स्टेशनरी वेव्स बच्चों को इस तरीके से वो जहन में है कि ये जो पीक्स यहाँ बनते हैं, बच्चे समझते हैं ये एंटी नोड्स होंगे, ये जहाँ पीक्स बनते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर ये एंटी नोड्स हो तो इधर ये देखें, इधर भी पीक बना हुआ है, इधर तो क्लोज, इधर नोड बनना चाहिए। ये इशारा है कि आपका बेसिकली ये वेव फॉर्म नहीं है या वेव प्रोफाइल नहीं है, ये बेसिकली मट्टी की शक्ल इस तरह नज़र आ रही है। तो इधर जो है ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड नहीं है बल्कि नोड है, इधर मट्टी चलती नहीं है, इधर मट्टी। और इधर जगह में बिल्कुल जहाँ जो ये बने हुए हैं, इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वजह से इधर पुश करके इधर हीप्स बनते हैं, और ये देखें ये हीप बन रहे हैं। तो जहाँ ये हीप बन रहे हैं, यकीनन ये जो है वो नोड है, ये नोड है, और ये एंटी नोड है। देखें इस तरीके से, तो ये आपका नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ये देखें 6 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जिनका डिस्टेंस दिया गया है। तो ये इस तरीके से है। अच्छा, अब ये कह रहा है आगे, explained by reference to the properties of stationary waves why the heaps of dust are formed.
देखिए अब आपसे 3 मार्क्स से 3 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये जहाँ पे हीप जहाँ फॉर्म होते हैं उधर जो है बिल्कुल नोड है, यानी डस्ट उधर डिस्टर्ब नहीं होती। एट हीप्स देयर आर नोड्स where dust particles do not oscillate at all, और जहाँ पे ये बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, अच्छा, where there is no dust, there is antinode, that is oscillation या amplitude is maximum. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। और बाकी दूसरी जगह के लिए क्या हो रहा है, दूसरी जगह का ये हो रहा है कि अब देखिए ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट और है। बेसिकली इधर जब ओसिलेशन हो रही है तो मुख्तलिफ ये ओसिलेशन हैज़ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, and dust is pushed to heaps. डस्ट हीप्स की तरफ पुश कर जाती है क्योंकि डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। तो हमने 3 पॉइंट लिखे, एक तो ये लिखा जहाँ पे ये हीप बन रही है, नोड है, इधर ओसिलेशन पार्टिकल्स की बिल्कुल नहीं है। दूसरा जहाँ पे बिल्कुल डस्ट नहीं है वो एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम है, और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये हीप्स के तहत ये थोड़ा थोड़ा बन रहा है तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड से, और ये डस्ट जो है वो इधर पुश होके इधर ये पीक्स बना रही है। तो ये इस तरीके से हीप बन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें ये है one frequency at which heaps are formed is this 2.14 kilohertz. Frequency ये 2.14 kilohertz की है। The distance between 6 heaps as shown in figure 5.1 is 39.0 centimeter. ये सेंटीमीटर्स में, तो मीटर्स में होगा 0.39 मीटर्स, और ये 6 हीप्स का कहता है डिस्टेंस है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन द ट्यूब। अब देखिए बेसिकली मैं उधर जाता हूँ, ये 6 हीप्स, बिल्कुल 6 हीप्स हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये थोड़ा सा आगे खुल गया, 6 हीप्स हैं। देखें ये 6 हीप्स हैं। अच्छा, अब देखें लेकिन ये बेसिकली डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 1 नोट से नोट डिस्टेंस 1 2 3 4 5, यानी बेसिकली नोट टू नोट डिस्टेंस जो होता है N1 और N2 का डिस्टेंस, हमेशा एक नोट से दूसरे नोट तक डिस्टेंस होता है λ/2। देखिए λ/2 होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ हीप टू हीप डिस्टेंस, यानी नोट टू नोट डिस्टेंस N1 टू N2 डिस्टेंस हमेशा λ/2 होता है। बेसिकली इसमें 2 Na होते हैं, तो एक Na जो है होता है यानी क्या कहते हैं उसको, λ/4, तो ये λ/2 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए 6 हैं लेकिन इस तरह के डिस्टेंस 5 हैं। आप काउंट करें, देखिए आपको ये काउंट कराता हूँ मैं, देखें ये काउंट करें, ये डिस्टेंस 5 होंगे, 1 2 3 4 5 डिस्टेंसेस हैं इधर से इधर तक, इससे इधर तक। देखिए ये एक डिस्टेंस हो गया, ये λ/2, फिर ये λ/2, फिर ये λ/2, फिर ये λ/2, ये λ/2, तो ये हो जाएगा 5 λ/2। तो N1 इंटू λ/2, तो मैं कह सकता हूँ 5 λ/2 बराबर है 0.39 के, तो लैम्डा आ जाएगा 0.39 इंटू 2/5, तो लैम्डा आ जाता है हमारा, कैलकुलेट करें 0.39 2/5, तो लैम्डा आ जाता है 0.156 मीटर्स। अब आप वेलोसिटी मालूम करें, v इज इक्वल होता है f लैम्डा, तो f है 2.14 इंटू 10 पावर 3 इंटू वेव लेंथ है 0.156 की। तो अब ये वेलोसिटी हो गई आपकी 334 मीटर्स पर सेकंड। ये एक्चुअली आ रही है 333.84 मीटर्स पर सेकंड, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 334 मीटर्स पर सेकंड करते हैं, तो ये 334
देखें ये ज़्यादा बेहतर एग्जांपल है। अब इसको 330 लिख सकते हैं क्योंकि 34 है, लेकिन 340 मेरा ख्याल है नहीं राउंड ऑफ इसको कर सकते, एग्जाम में शायद एक्सेप्ट न करे। 330 मीटर पर सेकंड तो करेगा, 334 भी करेगा, 334 बेहतर है। अच्छा, उसके बाद अब ये कहता है द वेव इन द ट्यूब इज स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव है एक्सप्लेन बाय रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव, व्हाट्स मीन बाय द स्पीड कैलकुलेटर। स्पीड ये स्पीड डिफाइन कर रहा है, 3 मार्क्स की है। स्पीड के लिए आपको पूरी वो कहानी लिखनी पड़ती है हमेशा कि स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड, a stationary wave is formed when there are two waves, there are two waves which have same wavelength, same frequency, same time period, same time period, same speed, but travel in opposite direction. Opposite direction to each other, and due to superposition a stationary wave is formed. Speed of stationary wave is defined as, थोड़ा सा मैं लाइन से क्रॉस कर गया हूँ, लेकिन आप स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव इज defined as speed of one of these waves। जब आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि बेसिकली एक अगर वेव जो है इस तरीके से, ये मैं समझा भी रहा हूँ कि अगर एक वेव मिसाल के तौर पर कोई भी स्टेशनरी वेव ये 2 पॉइंट्स के दरमियान ये आ रही है इस तरह, तो ये रिफ्लेक्ट होके आएगी इस तरह, तो ये 2 वेव्स बनती हैं। तो 2 वेव्स जब रिफ्लेक्ट होके बनती है, ये कोई भी ट्रांसफर ये प्रोग्रेसिव वेव्स होंगी। एक प्रोग्रेसिव वेव अब ये ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्रोग्रेसिव वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक इन सेम मीडियम, दीज 2 वेव्स इंटरफेयर विथ ईच अदर फॉर्मिंग अ स्टेशनरी वेव। स्पीड ऑफ वन ऑफ दीज वेव्स is actually speed of one of यानी stationary wave is defined as speed of one of these waves। तो ये हमारा क्वेश्चन था।